तो दोस्तों मेंस बहुत नज़दीक है। मेंस के लिए ना हम एक ये चीट शीट्स बनाते हैं। तो चीट शीट्स में हम क्या करते हैं, जो ना कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो कॉलम्स लिखते हैं अखबारों में, जैसे जॉन ड्रेज, दीपांकर गुप्ता, आशुतोष वार्ष्णेय, है ना, उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम समराइज़ कर देते हैं। तो इसमें मैं आपको बस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप मेंस दे रहे हैं इस साल, या फिर अगर आप मेंस के कोई आपको दोस्त दे रहे हैं मेंस, तो ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इन पॉइंट्स को कम्युनिकेट कीजिए, एग्ज़ाम में डालिए। और ये नोट्स भी हम कोशिश करेंगे कि हम सब बच्चों तक, क्योंकि ये पेड मॉड्यूल का पार्ट होते हैं, हमारे मेंस क्रैश कोर्स का पार्ट होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सब बच्चों को ये नोट्स हम सेपरेटली अवेलेबल करवा दें अगर किसी को चाहिए तो, है ना। किसी का कोई स्टेट का एग्ज़ाम भी हो सकता है, स्टेट का मेंस कोई भी हो सकता है ना, तो आप इनको यूज़ कीजिए। और ये आर्टिकल्स की समरीज़ हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि क्या क्या मिलता है आपको, है ना। अगर आप मेंस देने वाले हैं, पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें, जैसे जॉन ड्रेज ने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे स्कूलिंग के रिगार्डिंग, जैसे करप्शन का एक ये डेफिनेशन देखिए, तो ये अच्छे डेफिनेशन है, एथिक्स में भी डाल सकते हैं कि करप्शन, वो कह रहे हैं कि एक सोशल फिनोमेना है, कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना, जिसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, मटीरियलिज्म, और चाहिए, नया आईफोन आ गया वो भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ईगोइज्म कि मैं क्यों नहीं बड़ा बन सकता, मैं सबसे जो प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, सबसे ऊंचा मैं ही रहूंगा, और इसी कारण से मुझे ज़्यादा ऑफिस को मिसयूज़ करने का मन करता है। और देन सोशल मोबिलिटी कि अगर मेरे पिताजी गरीब थे तो मुझे गरीब नहीं मरना, मैं किसी भी तरह से चाहे करप्शन करके मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इट्स अ सोशल फिनोमेना, ठीक है। तो इसीलिए सोशल फिनोमेना के साथ आप यहाँ डाल सकते हैं कि एम्पावरमेंट, सोशल ऑडिट्स वगैरह करके हम इसको थोड़ा टैकल कर सकते हैं। तो जॉन ड्रेज के आर्टिकल है ये, जैसे हिंदू में आर्टिकल लिखा था उन्होंने, ओके। देन जैसे लाइवलीहुड क्राइसिस की बात है, इस पर आगे आएंगे। देन यहाँ पर ना एक और चीज़ है, वो कह रहे हैं कि जैसे अगर कोविड के दौरान लर्निंग का लॉस हुआ, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, एक चीज़ को मिस मत करना, वो था जैसे एलियनेशन फ्रॉम द करिकुलम, है ना। सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट टर्म होती है एलियनेशन, कि बच्चा ना हर वक्त ही घर पर भी पढ़ रहा है, और जैसे कोई जो छुट्टी का टाइम नहीं है उसका, हर वक्त घर पे पढ़ रहा है, और जो कभी पढ़ाई कभी कुछ, तो इसीलिए बेचारे का वर्क और जो स्टडी और लाइफ बैलेंस बच्चे का ख़राब हो जाता है। तो एलियनेशन, पढ़ाई करने का मन नहीं करता क्योंकि हर वक्त पढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया, तो अब ना यहाँ पर जैसे एक और मैं आपको चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में से सवाल पूछे जाते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्लाइन, कि इसमें रिवर्सल्स आए। जैसे ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, भारत जो जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, अस्पताल सरकारी अच्छे होते जाएंगे, सुविधाएं मिलती जाएंगी, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटना चाहिए, घट भी रहा था। लेकिन ये स्टडीज़ आई, जॉन ड्रेज ने एक स्टडी है, वो बताती है कि 2017-18 में ब्रेक लगा, जो नीचे आ रहा था ग्राफ एकदम से वापस ऊपर जाता है। तो कहते हैं इसका कारण क्या है, ये कारण ढूंढने निकलते हैं, आप इसको डाल भी सकते हैं और किसी अपने आंसर में भी। तो वो बोलते हैं कि इसके कारण में एक मेजर रीज़न था, वो था डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन पर्टिकुलरली, उससे हुआ क्या, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ पर्टिकुलरली, एंड जैसे एंटीनेटल केयर और इम्यूनाइजेशन, जिनके जैसे घर में थोड़ी इनकम की दिक्कत हो गई, सरकार को भी थोड़ी इनकम की दिक्कत हुई थी, तो उसके कारण से सपोर्ट कम हुआ था, तो इसीलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो रेट गिर रहा था वापस ऊपर गया। तो इसीलिए देन उसके बाद जो रियल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, घरों की इनकम्स कम हुई, लोगों की बच्चों पे हेल्थ पे खर्च नहीं कर पाए, और रियल वेजेस का रूरल एरियाज में भी डिक्लाइन देखने को मिला, और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट चली गई। बहुत ही स्पेसिफिक से पॉइंट्स हैं वो कह रहे हैं, लेकिन वापस फिर से जो जैसे ही 17-18 का जो ट्रेंड गया, वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। 2020 में लॉकडाउन आया, कोविड-19 वाला, सरकार के बहुत सारी सर्विसेज डिसरप्ट हो गई, और तो फिर से वापस ऊपर गया। लेकिन अभी जो फर्दर उम्मीद है कि ट्रेंड फिर से नीचे की तरफ आएगा, IMR घटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जॉन ड्रेज की स्टडी है, तो हमें पता होनी चाहिए। ओके, देन पॉवर्टी एस्टिमेशन के इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन का डेटा नहीं है हमारे पास, मुश्किल हो सकती है। PDS के ऊपर आर्टिकल है, देख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि सरकार की जो बहुत बड़ी चिंता है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी एक चिंता है, दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। वो कह रहे हैं अंडर एम्प्लॉयड हैं लोग बहुत सारे, मतलब एक काम करने के जितने पैसा मिलना चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए, उससे कम पैसा मिलता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डेंजरस थिंग, क्योंकि वो कह रहे हैं जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे जो गरीब लोग होते हैं, इसके लिए आप लिख भी सकते हैं, जैसे पर्टिकुलरली अंडर क्लास कहा जाता है। अंडर क्लास सबसे ही जो निम्नतम लेवल पर जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, बिल्कुल ही जो जॉब से छुट्टी ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर छुट्टी लेंगे जॉब से तो किसी ना किसी तरह से घर में दिक्कत हो जाएगी, हम जो
जो रोज़ का चूल्हा जलता है नहीं जल पाएगा, इसलिए अंडर क्लास अंडर एम्प्लॉयड रहती है। वो कह रहे हैं इस पर सरकार कोई डेटा ही नहीं जो रिलीज़ करती। इट्स अ मेजर क्राइसिस कि हम इस पर पॉलिसी कैसे बनाएं कि अगर लोगों की वेजेस ही बहुत कम हैं उस पर कैसे काम किया जाए। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, वेज डेटा कलेक्शन वगैरह की बात करते हैं। और देन जैसे अगर एजुकेशन के सेक्टर में अगर कुछ आए तो जॉन ड्रेस का आर्टिकल अच्छा है कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर एक ही टीचर, बस एक ही टीचर पढ़ा रहा है और बहुत सारी क्लासेस को पढ़ा रहा है। जनरली देखने को मिला कि वो जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऐसे वाले या तो दलित या आदिवासी हैं, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का ये उल्लंघना भी है। एट द सेम टाइम साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पाएंगे कभी, और वो जो गरीब हैं अगर एजुकेशन के चलते कुछ कर पाते वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो कल्चरल रिप्रोडक्शन है वो एक विशियस साइकिल में फंस के रह गया। देन बीना अग्रवाल जी के आर्टिकल्स भी हमने कुछ समराइज किए, पर्टिकुलरली ये विमेन राइट्स पर, विमेन इश्यूज पे लिखती हैं और डाउरी पे इनका सेमिनल वर्क है, हम अपने लेक्चर्स में डालते भी हैं। ओके, बीना अग्रवाल जी के बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। तो लैंड ओनरशिप की बात करते हैं पर्टिकुलरली कि किस तरह से लैंड ओनरशिप जब औरतों को नहीं मिलती तो अगेन औरतों को हम अंडर क्लास में जो धकेला हुआ पाते हैं कि औरतें भी अंडर क्लास का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, और वो कहते हैं बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है कि जो फीमेल है पर्टिकुलरली वो मेल से नीचे तो है ही है ना, इंटरजेंडर हेरार्की तो है ही है। फीमेल बहुत सारी और बाकी फीमेल्स के भी नीचे आ जाती है हेरार्की में। जो अपर क्लास, जैसे अपर कास्ट एंड अपर क्लास जो फीमेल्स हैं उनसे बहुत नीचे आ जाती हैं जो गांव की औरतें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्यों हो रहा है इसके ऊपर कुछ सवाल हैं। जैसे डी पेजेंटाइजेशन है ना, कि पेजेंट बहुत सारे मेल हैं वो चले जाते हैं काम करने शहरों में, औरतें पीछे रह जाती हैं और इसीलिए रिलेटिवली उनको भी जो देखने को मिलता है कि बहुत ही कम सैलरी मिलती है। तो ओके, फैज़ान मुस्तफ़ा के आर्टिकल्स हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किए, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सिविल कोड एटसेट्रा हमने वीडियोस बना के डाले हैं इस पर। ओके, अब है ये मनीष सब्बरवाल जी का आर्टिकल, ठीक है, इसको भी समराइज किया। तो गुड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि गुड अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे आप जो विटनेस करेंगे पर्टिकुलरली कि जो अगर आप लोगों की इनकम वगैरह बढ़ा भी देते हैं तो भी इनकम बढ़ाने के फ़ायदे नज़र नहीं आते। एंड जो फ्यूचर ऑफ जो वर्क है, जो डिजिटाइजेशन का फ़ायदा जो हम उठा पाएंगे तो उसके कारण थोड़ा सा हम डीकॉन्जेस्ट कर सकते हैं अपने शहरों को। तो डीकॉन्जेशन भी हमें जो डिजिटाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी और देन पॉवर्टी इरेडिकेशन, क्योंकि अभी भी ना बहुत से लोग हैं पर्टिकुलरली वो गाँव से शहर आते हैं अच्छे जीवन के लिए, अच्छा जीवन नहीं मिल रहा उनको, एक ही चैलेंज है। ठीक है, ओके। देन अभिजीत बैनर्जी का आर्टिकल, तो इसीलिए जो स्टार्वेशन पर आर्टिकल है, अजय वीर जाखड़ जी ने आर्टिकल लिखा, ये जो ऑन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली, इसके बारे में जैसे यहाँ बात की जा सकती है। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूँ जो वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। ओके, देन जैसे ना एक ये टर्म है इकोलॉजिकल रिफ्ट, है ना, जैसे अब ये जो अजय वीर जाखड़ जी के आर्टिकल में एक ये टर्म यूज़ हुई इकोलॉजिकल रिफ्ट, इसमें क्या बोलते हैं, जो जॉन बेलामी फॉस्टर का टर्म यूज़ करते हैं, वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म की टेंडेंसी है वो हमेशा ही इन्वायरमेंट से दूर रहता है, इन्वायरमेंट के करीब नहीं जा पाता, इन्वायरमेंट से एक रिफ्ट बनी रहती है हमेशा। ओके, देन ईला भट्ट का एक आर्टिकल है जिसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आई और मैं आपको समझाता हूँ, वो टर्म है विमेन एज शक्ति। गांधी जी की बात करते हैं कि पर्टिकुलरली गांधी जी जब अगर नॉन वायलेंस को अगर वो बहुत ज़्यादा एक हायर पेडेस्टल पे रख रहे हैं तो वो कह रहे हैं विमेन पर्टिकुलरली इस पोटेंशियल को रियलाइज करें, विमेन की ये शक्ति है नॉन वायलेंस, है ना, और विमेन भी शक्ति हैं, इसलिए पर्टिकुलरली ईला भट्ट इस पे चाहती हैं बात करना। ओके है ना, तो ये टर्म्स हैं, विमेन एज शक्ति, गांधी जी का आइडिया, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको यूज़ करो। देन प्रताप भानु मेहता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे वो बात करते हैं कुछ बिल्किस बानो केस पर उनका आर्टिकल था जिसमें कम्युनल क्लैशेस क्यों होते हैं, कारण बताए गए, हम डिस्कस करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। एंड देन एक ना बहुत ही एक बढ़िया टर्म यूज़ कर सकते हैं प्रताप भानु मेहता जी का नाम लिख के, वो है टोटलाइजेशन ऑफ कम्युनल आइडेंटिटी। टोटलाइजेशन ऑफ कम्युनल आइडेंटिटी, वो कहते हैं कि ना आप जहाँ पर गानों को, किसी भाषा को आप एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो उस पर्टिकुलर रिलीजन की है, ये तो उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है, टोटलाइजेशन हो जाती है, आप उसको शन करना शुरू कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप जो रिफ्ट को और बढ़ा देते हैं। देन उसके बाद जैसे जो कन्हैया लाल का जो एग्जीक्यूशन का जो था कि उनको मर्डर कर दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, किल वन फ्राइटन 1000, उस पॉलिसी पे काम करते हैं कि अगर एक बोलेगा ऐसा तो हम बाकियों को डरा देंगे। ठीक है, तो उस पॉलिसी पे काम करते हैं एंड इससे पर्टिकुलर लिबर्टी, टॉलरेशन एक्सेट्रा जो हमारे एथनो नेशनलिज्म की बात होती है। ओके, देन अच्छा वापस आते हैं क्रिस्टोफ जेफरे लॉ, यहाँ पर रिलीजन की बात करेंगे बहुत सारे और इन
इनके आर्टिकल्स अगेन हमने बहुत सारे जो कवर किए हैं अपने लेक्चर्स में भी, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि लेक्चर्स में ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो जाते हैं। इनका एक आधा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि जैसे जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है उसमें बताते हैं कि बाकी जैसे दलित्स ओबीसीज का एनरोलमेंट रेशो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स का ड्रॉप हुआ, ठीक है, ओबीसीज एंड दलित्स का एनरोलमेंट रेशो हैज़ इंक्रीज्ड वाइल ऑफ दैट ऑफ मुस्लिम्स हैज़ डिक्रीज्ड। तो वो कॉज ऑफ कंसर्न बोलते हैं कि हमारे देश का जो पर्टिकुलर कोहेजन है थोड़ा उस पर असर पड़ेगा। ओके, देन अब ना ये बहुत ही ब्रिलियंट एक चीज़ लिखी थी यहाँ पर कि ये द वायर का आर्टिकल है, ठीक है, वहाँ पे लिखा गया अंबेडकर बुद्धिज्म एंड डेमोक्रेसी, है ना, सवाल पूछ ले यूपीएससी, मुश्किल सवाल बन जाएगा। तो इन एक टर्म है बीच में ह्यूमननेस, मानुस्की, ठीक है, मानुस से निकला, ठीक है, मानुस्की, ह्यूमननेस। वो कह रहे हैं कि ना ये ज़रूरी आइडिया है, बुद्धिज्म का आइडिया है और ये इंडियन डेमोक्रेसी को इंडियनाइज करता है, इंडियन डेमोक्रेसी को इंडियनाइज करता है मानुस्की का आइडिया। जैसे ह्यूमननेस होनी चाहिए हमारी चीज़ों में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेफिनेटली हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बुद्धिस्ट आइडियाज़ के साथ उसको चाहते हैं यूज़ करना। एंड इसीलिए बोलते हैं कि अगर जैसे वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू आइडियाज़ को अगर वो जैसे बात करते हैं उसमें वो बोलते हैं कि वहाँ पर जो कास्ट सिस्टम और जैसे प्रेजेंस ऑफ इनइक्वालिटी के चलते वो बुद्धिज्म को प्रेफर करते हैं कि अगर हमें फिलोसॉफिकली बोरो करना है तो लेट्स जस्ट बोरो फ्रॉम बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसीलिए मानुस्की का आइडिया को आप कोट कर सकते हैं, अच्छा आइडिया होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आशुतोष वार्ष्णेय, ठीक है, आशुतोष वार्ष्णेय के 2-3 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको, देन विल एंड दिस वीडियो, ठीक है। अब आशुतोष वार्ष्णेय यहाँ पर पर्टिकुलरली कह रहे हैं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जब स्थापना होती है तो कहते हैं आप गरीब हैं तो कर सकते हैं, एट लो लेवल्स ऑफ इनकम हो जाती है, लेकिन कहते हैं स्टडीज बताती हैं, स्टडीज, ठीक है, आशुतोष वार्ष्णेय कोट्स अ लॉट ऑफ स्टडीज। वो कहते हैं कि अगर वो सर्वाइव करेंगी डेमोक्रेसी तो हाई लेवल ऑफ इनकम होना जरूरी है, अदरवाइज केओस, वायलेंस एटसेट्रा कैन एंसू, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी में, और लेविट्स्की और जिब्लाट को कोट करते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, कि डेमोक्रेसी के उसमें आप फिसल जाते हो, नीचे चले जाते हो, चीजें इलेक्ट तो कर रहे होते हो आप लेकिन जनता के फेवर में काम नहीं कर रही होती, डेमोक्रेसी देन डिसफंक्शंस, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, ठीक है। तो इसीलिए कि आप यहाँ पर ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको जो कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको कह रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं एंड जो पॉपुलर जनता जो कह रही है उसमें रिफ्ट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को लेट्स से कुछ राइट दिए हुए हैं, लेकिन मान लो पॉपुलर ओपिनियन है आजकल की, उसमें माइनॉरिटीज को राइट देने की बात नहीं हो रही, तो दे कुड बी अ रिफ्ट। तो वहां पर वो बोलते हैं कि कोर्ट्स डिसाइड करें क्या करना है, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉपुलर विल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पर बैक स्लाइडिंग देखने को मिलती है, जैसे केस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेट्स से अगर मान लीजिए पाकिस्तान की उसमें बात की गई कि माइनॉरिटीज को राइट इतने नहीं दिए गए, ना ही पॉपुलर विल में माइनॉरिटीज को राइट देने की बात है, तो इसलिए बैकस्लाइडिंग बहुत कॉन्स्टेंटली हो जाती है। लेकिन भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं माइनॉरिटीज को राइट्स मिले हैं, पॉपुलर विल भी अकॉर्डिंगली उसी के दिशा में अगर नहीं है तो कोर्ट्स की इंटरवेंशन की बात करते हैं आशुतोष वार्ष्णेय, ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मेरे को था ये बात करूंगा आपसे। देन और भी चीजें जैसे आप पढ़ें, इनको खुद पढ़ें और रैपिडली पढ़ें अगर पढ़ना चाहते हैं, और ठीक है, दीपांकर गुप्ता के कुछ आर्टिकल्स कि कैसे स्ट्रैटिफिकेशन डिसफंक्शनल हो जाती है और कैसे फंक्शनलिटी के बियॉन्ड, और कैसे बहुत से लोग मारे जाते हैं, एंड जैसे पर्टिकुलरली कि फैमिली की इंपॉर्टेंस कैसे नजर आई कोविड में, और कैसे यूक्रेन में जब हमारे बहुत से अपर क्लास के जो लोगों के बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, डॉक्टर्स वगैरह जो वहाँ डिग्रियाँ कर रहे थे, सडनली यूक्रेन वॉर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आनी शुरू हो गई, जबकि सीरिया, इराक, यमन में जब लोअर क्लास वगैरह बैठी हुई थी तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इसका फर्क पड़ता है चीज़ों का। एंड देन भारत में रेसिज्म थोड़ा रिवर्स तरह में काम करता है, प्रेफर किया जाता है कि एक स्पेसिफिक रेस के लोगों को प्रेफर किया जाता है कि आप आइए और हमारे शॉप्स वगैरह में असिस्टेंट्स बनिए, हॉस्पिटैलिटी भारत में उल्टे तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं, देन सुनाल देसाई जी के आर्टिकल्स हैं, कुछ लिखा हुआ है, एंड जो इम्पॉर्टेंट हैं जैसे हमारे जो कि क्यों विमेन पार्टिसिपेट, जो विमेन की अगर हम देखें एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं बढ़ रही, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं बढ़ रही, है ना। देन एक क्विक मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन का। प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन क्या होती है, बस रैपिडली देखो, इसको बोलते हैं कि कई बार हमारे पास ऐसे आइडियाज होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप उनको पब्लिकली नहीं बताते, ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलरली आपको लगता है सोशल बैकलैश के चलते आप अपने आइडियाज को नहीं बताते, लेकिन जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होते हैं, आपको लगता है कि मैं बात रख सकता हूं, तो आप अपने आइडियाज को रखना शुरू कर देते हैं। प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन रोक लेते हैं आप, ठीक है, ओके।
तो आप इनको पढ़िए, इनको देखिए कि अनवांटेड गर्ल्स का क्या है, गैस लाइटिंग, अनडेवियंसी, एम्पलीफिकेशन, सिंपल चीज़ें। तो ये चीट शीट्स हैं और इनका फ़ायदा उठाएं और पेपर से पहले पढ़ के जाना, रट के जाना, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना। दैट इज़ माई ओनली जो एडवाइस टू यू। और अच्छा अटैम्प्ट करना, रट लेना, बस चीज़ें रट के जाओगे अच्छे से पेपर अटैम्प्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।